सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 10 जुलाई को। तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है? समुदायों को सशक्त बनाना, दुनिया को बदलना, एम्पावरिंग कम्युनिटीज, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। अच्छा, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर जो निर्भरता है वो कम करी जाए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो इस तरह की स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, 10 जुलाई को ही क्यों चुना गया ये दिन मनाने के लिए? एक्चुअली में 10 जुलाई 1856 को महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके सम्मान में ये दिन हम 10 जुलाई को ही मनाते हैं। निकोलस टेस्ला ये एक महान वैज्ञानिक थे, आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज जो हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी बोलते हैं, उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2006 में अमेरिका में हुई थी। तो सिंपल सा याद रखेंगे, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को होता है, और थीम याद रखना। बाकी जुलाई में और कौन कौन से दिवस हम मनाए अभी तक, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, 1 जुलाई को राष्ट्र चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो जुलाई के ये इतने से दिवस है, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने, वहां पे एक जिला है नंदयाल, और वहां पे एक स्थान है बनगाना पल्ले, तो वहीं से ये मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम को शुरू किया। इसका उद्देश्य है किसानों और जमीन मालिकों को नई, सही और डिजिटल पट्टादार पासबुक देना। ये पासबुक उन गांव में दी जा रही है जहां भूमि का दोबारा से सर्वे पूरा हो चुका है। तो पट्टादार पासबुक ये है क्या? तो ये जमीन के मालिकों को मिलने वाला आधिकारिक भूमि दस्तावेज है। इसमें जमीन का मालिकाना हक, सर्वे नंबर और अन्य जो भी जरूरी जानकारी होती है वो सब आपको इसमें मिलेगी। इसका उपयोग कृषि ऋण, सरकारी योजनाओं और जमीन के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इस कार्यक्रम को शुरू किया आंध्र प्रदेश ने, तो ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नजीर, राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकुंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करेंगा वाइल्ड सेंचुरी है। और उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यही मनाया जाता है। कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट झील, कोलेरू झील भी आपको यहीं पर मिलेगी। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करें तो भारत फोर्ज कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में भारत की पहली प्राइवेट समुद्री गैस टरबाइन सुविधा बनाने की घोषणा की। डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। इसका मतलब होता है U मतलब UAV, UAV मतलब अनमेन्ड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन, और L मतलब हो गया लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। इसके अलावा स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया। योगांध्र 2026 आंध्र प्रदेश सरकार की एक योग पहल है जिसका उद्देश्य है योग को जन आंदोलन बनाना। और अभी भारत में पहली बार अंडावल्ली हेलीपोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रणाली को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो सब बातें आंध्र प्रदेश से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रगति पहल को अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और इन्होंने अभी प्रगति नाम से एक नई राष्ट्र पहल शुरू की है। प्रगति का मतलब हो गया पार्टनरशिप फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एडवांसमेंट। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी यानी कि एग्री एंटरप्रेन्योर बनाना,
और ये युवा 20 लाख से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों की मदद करेंगे। किसानों की इससे इनकम बढ़ेगी। किसानों की आय कम से कम 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इस पहल के तहत। कैसे काम करेगा ये? तो गांव के जो पढ़े लिखे युवा होते हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद वे अपने गांव में एक कृषि सेवा केंद्र कियोस्क खोलेंगे। ये कियोस्क किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर होगा, जहां खेती से जुड़ी लगभग सभी सुविधाएं एक ही जगह पर आपको मिलेगी। तो ये कृषि उद्यमी करेंगे क्या? ये गांव में रहकर किसानों को वहाँ की मिट्टी यानी कि सॉइल की जांच की सुविधा देंगे, आधुनिक खेती की सलाह देंगे, कृषि मशीनें और ड्रोन जैसी तकनीकें उपलब्ध कराएंगे, बैंक से ऋण और सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार से जोड़ेंगे। और अभी पहले चरण में इस पहल को, इस योजना को 8 राज्यों में लागू किया जाएगा। वो 8 राज्य आपके सामने हैं: मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड। ठीक है, तो ये है कृषि मंत्रालय की प्रगति पहल। ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा एस अश्वत्थ। एस अश्वत्थ ये तमिलनाडु के 17 वर्षीय युवा एक चेस प्लेयर हैं और अभी ये भारत के 98 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है, 98 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। बाकी चेस से और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और सबसे पहली बार 1991-92 में इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। हमारे सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। लेकिन विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और अभी दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो बने थे उनका नाम है फॉस्टिनो ओरो, अर्जेंटीना से है। हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजय लक्ष्मी है। अगर पूछेंगे ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो कोनेरू हम्पी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुली भुवनेश्वर में। 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था ना, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत विजेता था। अब जो होगा 2026 वाला 46वां फिडे चेस ओलंपियाड, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। आपको याद है पिछले साल फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में भी कहा, गोवा में 11वां एडिशन था, उसको जीता था जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान से है। उसके अलावा आर वैशाली ने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया, ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष बने भरत सिंह चौहान। कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का पहला आयोजन इस साल होगा मलेशिया में। उसके अलावा नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? आर प्रज्ञानानंद। आप देखोगे भी 97 नंबर के इससे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे जीबी हर्षवर्धन, वो चेन्नई से हैं। 97 नंबर के बने थे 96 नंबर के बने थे एथन वॉज, ये गोवा से है। ठीक है, एक और ये भी याद रखना, 94 नंबर के मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, ये असम से आते हैं। ठीक है, बाकी चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वर्ल्ड वाइड फिडे है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, और हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस 2026 ये पहली बार हुआ, अभी 6 और 7 जुलाई को। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी सह अध्यक्षता की है अल सल्वाडोर और एस्टोनिया ने। अच्छा, ये है क्या? तो आप कहोगे ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला वैश्विक मंच है, जहां एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नियमों पर सभी देश मिलकर चर्चा करते हैं। इसे क्यों बनाया गया? ताकि एआई के नियम केवल अमीर और विकसित देशों के द्वारा न बनाए जाएं, बल्कि सभी 193 देशों जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, खासकर इनमें भी विकासशील देशों की राय भी शामिल की जाए। और इसे कब बनाया गया था? तो सितंबर 2024 में अपनाए गए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यहाँ पे भारत की ओर से कौन शामिल हुआ इस बैठक में? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह। और यहाँ पे भारत ने क्या रखा अपना पक्ष? भारत ने कहा कि जिम्मेदार यानी कि रेस्पॉन्सिबल, सुरक्षित,
पारदर्शी और मानव केंद्रित एआई का समर्थन किया भारत ने। यानी कि एआई का उपयोग हमेशा मानव हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ये भारत ने कहा। ठीक है। अच्छा, एआई गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया कि एआई के उपयोग और विकास के लिए नियम, कानून और निगरानी की व्यवस्था बनाना ताकि एआई का गलत इस्तेमाल न हो। अब एआई की ज़्यादा बात हो रही है ना यहाँ पे, एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, बहुत दिन भी हो गए, लेकिन पहले 2 पॉइंट याद रखना। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन है, एआई के फादर जॉन मैकार्थी हैं। गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है। किसकी मदद से? आईआईटी कानपुर। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 में एआई समिट होगा यूएई में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? टाटा। और भारत का बंगलुरु का एक स्टार्टअप है भारत वन डॉट एआई, और इन्होंने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इसको लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम, ये कहाँ पर शुरू हुई? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा भी की है। ठीक है, तो एआई से संबंधित ये सभी प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वां। तो अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसी ने अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी किया, जिसके अनुसार 2025 में भारत दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको प्राप्त करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 13वें स्थान पे था। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी अगर विदेशी कंपनी हो गया, कोई भी विदेशी लोग हो गए, अगर वो दूसरे देश में फैक्ट्री या कोई भी कंपनी या डेटा सेंटर उद्योग या किसी भी व्यवसाय में अगर निवेश करते हैं तो उसको एफडीआई कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक विदेशी नागरिक है जो कहीं और देश में रहता है, कहीं भी रह सकता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी, अगर वो भारत में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको कहा जाएगा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसी तरह से जैसे आप भारतीय हो, आप किसी और देश में जैसे कि गूगल कंपनी में आप निवेश करते हो, किसी विदेशी कंपनी में आप निवेश करते हो, तो उसे भी एफडीआई कहा जाएगा, लेकिन वो उस देश का एफडीआई है जो आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उस देश के लिए तो हम विदेशी है ना, हम फॉरेनर हैं। अब हुआ क्या, रिपोर्ट में क्या बताया गया कि भारत में 2025 में जो एफडीआई आया है, मतलब विदेशी लोगों ने, विदेशी कंपनियों ने भारत में जो इन्वेस्ट किया है, वो कितना बताया इन्होंने? 2025 में 38.89 अरब डॉलर। और जो पिछले साल से 2024 से तुलना करेंगे तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? परसेंट में देखेंगे तो लगभग 44% है, मतलब 44% की वृद्धि हुई है, मतलब ज़्यादा निवेश हुआ है, ज़्यादा एफडीआई आया है। और इस तरह से अगर रैंकिंग हम बनाते हैं कि किन किन देशों में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है 2025 में, तो उस स्थान पे, उस रैंकिंग में हम देखेंगे तो भारत 11वें स्थान पे आता है। पिछले साल 2024 में 13वें स्थान पे था। लेकिन टॉप पर कौन है? सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर आया? तो अमेरिका में आया है। ठीक है, तो इसको आप एक शब्द दे सकते हो, एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इनफ्लो मतलब एफडीआई का आना। और अगर इसका उल्टा बोलूँगा, एफडीआई आउटफ्लो, मतलब हमने किसी और देश में पैसा लगाया है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ये भी इस रिपोर्ट में बताया कि भारत का विदेशों में जो निवेश है वो भी बढ़ा है, जिसे एफडीआई आउटफ्लो कहा गया। मतलब भारत की कंपनियों ने, भारत के लोगों ने विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया है। 2024 में इतना किया था 24.26 अरब डॉलर, 2025 में किया 35.67 अरब डॉलर। तो इसमें भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 47% की। और रैंकिंग में अगर देखेंगे तो भारत दुनिया का 18वां सबसे बड़ा आउटवर्ड या आउटफ्लो एफडीआई करने वाला देश बन गया है। मतलब बात आपको समझ में आ रही है ना? एफडीआई प्राप्त करने के मामले में हम 11वें स्थान पर हैं, और एफडीआई आउटफ्लो के मामले में हम 18वें स्थान पर हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट जारी अंकटाड ने की है। अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है 1964 में।
हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिंसपन, जो कि कोस्टा रिका से हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत में लॉन्च नोवो नॉर्डिस्क की दवा, ये कंपनी है और इसकी एक दवा है एविक्विली, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा डायबिटीज से, मधुमेह रोग से। तो एविक्विली ये डायबिटीज की एक नई दवा है, एक इंसुलिन है। वैसे इसका जेनरिक जो नेम है वो है इंसुलिन आइकोडेक, और इसे नोवो नॉर्डिस्क कंपनी है डेनमार्क की, इसी ने भारत में लॉन्च किया है। आप कहोगे ये दुनिया का पहला हफ्ते में केवल एक बार लगने वाला एक इंसुलिन इंजेक्शन है, और किसके लिए है? टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? देखो, पहले जो मरीज होते थे उनको हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता था, लेकिन इस दवा में क्या होता है, केवल हफ्ते में एक बार आपको इंजेक्शन लगाना होगा। मतलब पहले साल में 365 दिन आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब मात्र हर सप्ते में एक बार लगेगा, तो लगभग 50 इंजेक्शन यूं मान के चलो आपको लगेंगे। इससे मरीजों को कम दर्द होगा, ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत इस दवा को लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। इसकी कीमत की अगर बात करें, एक इंजेक्शन कितने का आता है, तो यूं मान के चलो लगभग 2600 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है, मरीजों के इंसुलिन इंजेक्शन के डर को खत्म करना। भाई डर तो है, डेली एक इंजेक्शन लग रहा है, हालत खराब हो जाती है। डायबिटीज का इलाज आसान और सुविधाजनक बनाना, मरीज नियमित रूप से इंसुलिन लेते रहें ताकि ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल रहे। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और वैक्सीन से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं 16 मार्च को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है सार्वभौमिक टीकाकरण से, जो लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, जिसे ICMR के द्वारा विकसित किया गया, उसका नाम है एडफेल्सिवैक्स। और PM मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया था। HPV मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके अलावा भारत ने टेक 003, या इसी को बोलेंगे क्यू डेंगा, इस नाम से एक डेंगू का पहला टीका मंजूर किया। WHO ने शिशुओं के लिए मलेरिया की दवा आर्टेमेथर ल्यूमफेंट्रिन को मंजूरी दे दी है, और इसे भी नोवार्टिस कंपनी ने ही बनाया है। किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ओटारमेनी को मंजूरी मिली है? तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जन्म से या आनुवांशिक कारण से सुनने में समस्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी? तो ऑटिज्म। और अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एली लिली, और इसने भारत में डोनानेमाब नाम से एक दवा को लॉर्मलजी ब्रांड नाम से लॉन्च किया था। यह अल्जाइमर के शुरुआती मरीजों के लिए एक नई तरह की दवा है। ठीक है, तो दवाओं से संबंधित, वैक्सीन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके, ये हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन हार्ड बॉल को अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो ऑपरेशन हार्ड बॉल अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर के 3 साल लंबा ये एक गुप्त मिशन, एक अंडर कवर ऑपरेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का पता लगाना और उसे नष्ट करना। तो इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? अमेरिकी एजेंसियां अपनी जांच की जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा कर सकती है। इससे भारत में सक्रिय गैंग के सदस्यों की पहचान आसान होगी, उनके फ़ोन नंबर, बैंक खाते, सोशल मीडिया और पैसों के नेटवर्क की जांच तेज होगी। विदेशों में भी इन गैंगों का, इन जो गैंग्स होती है, इन पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हार्ड बॉल का संबंध किससे है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। कुछ ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन की हम बात करें तो तेलंगाना पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य था साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकना। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन गजब लिल हक। ऑपरेशन लायन रॉर, इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसको नाम दिया। और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया था उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। बदले में ईरान ने जो इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन फतह ए खैबर। ऑपरेशन शास्त्र, दिल्ली पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य था युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए हमारी सेना ने
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया था? ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के बाद जो बचाव अभियान चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन हिम सेतु। और ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने इसको शुरू किया था। उद्देश्य था हॉर्मुज संधि में फंसे या हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां पे फंसे जहाजों को निकालना। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नाटो का 36वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा अंकारा, तुर्की में। तो नाटो का भी समिट हुआ, नाटो समिट 36वां संस्करण था, अभी 7 और 8 जुलाई को हुआ अंकारा, तुर्की में। और इसमें नाटो के जो 32 सदस्य देश है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। देखो, नाटो की अगर हम बात करते हैं, नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में, 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल है मार्क रुट्टे, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब इसका लेटेस्ट 32वां सदस्य देश बना था स्वीडन, उससे पहले 31वां बना था फिनलैंड। अच्छा, पिछली बार जो इसकी नाटो की समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी? हेग, नीदरलैंड में। अगर आपसे पूछे कि नाटो अपना जो रसद मुख्यालय है वो कहां पर स्थापित करेगा? स्वीडन में। तो नाटो से ये बेसिक बातें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरी वार्षिक शिखर वार्ता कहां पर आयोजित हुई? तो सही उत्तर होगा मेलबर्न में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, अभी इनकी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तीसरी वार्षिक शिखर बैठक हुई। एक तो ये पॉइंट याद रखना। और इनके बीच यहाँ पे कई तरह के समझौते हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूरेनियम सप्लाई वाला समझौता। इसमें ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देगा और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने वाला 5वां देश बन गया है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका उपयोग आप न्यूक्लियर पावर बनाने में करते हो, वैसे तो न्यूक्लियर हथियार भी बनते हैं। अच्छा, भारत को यूरेनियम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें यूरेनियम चाहिए। इसी के साथ कोयले पर हमारी निर्भरता हमें कम भी करनी है। 2070 तक हमारा लक्ष्य भी है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का भी लक्ष्य है। तो यूरेनियम तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर वाला समझौता इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमको यूरेनियम दे रहा है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के समझौते हुए, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। गुजरात में महिलाओं और युवाओं को सोलर तकनीक सिखाने के लिए रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग अकादमी स्थापित की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय अपनी नई ब्रांचेस बंगलुरु और गुरुग्राम में खोलेंगे। इस तरह के बाकी समझौते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ग्रेट बैरियर रीफ आपको ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया आप कहोगे कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीपीय देश है और प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान मिल जाएंगे, गिब्सन मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा। कुछ एक्सरसाइजेज बात कर ले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑसेंडेक्स, ऑस्ट्राहिंद, पिच ब्लैक, ये बहुराष्ट्र अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। काकाडू अभ्यास, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ही करता है। भारत इन सब में हिस्सा लेता है। ठीक है, कुछ और प्रश्न अगर मैं करंट अफेयर्स के आप रिवाइज करना चाहो ऑस्ट्रेलिया से, अभी आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के सब आर्कटिक हर्ड आइलैंड पर जेंटू पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाला पहला पक्षी प्रजाति बना था। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया एनाबेल सदरलैंड को। अभी जो काकाडू अभ्यास हुआ था 17वां एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें भारत की ओर से INS नीलगिरी युद्धपोत ने हिस्सा लिया था और भारत ने यहाँ पे काकाडू शील्ड ट्रॉफी भी जीती। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, उनका नाम है सुसान कोयल। और अभी 10वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमने रिवाइज कर लिए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। और अभी कुछ परेशानी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वीडियो थोड़े लेट अपलोड हो रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि छुट्टी ना हो, वीडियो जैसे भी है अपलोड हो जाए बिना किसी कमी के। बाकी PDF आपको डेली मिल रही है। प्रैक्टिस के लिए जो क्विज होती है, मॉक टेस्ट है, वो भी आपको डेली मिल ही रहा है।
वो भी थोड़ा सा अपलोड होने में लेट हो रहा है, लेकिन मिल आपको डेली रहा है। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी गुरु दक्षिणा नाम से एक योजना को शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। फिर आपसे पूछा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है पंडित आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को। फिर आपसे पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। फिर आपसे पूछा गया कि पद्मश्री से सम्मानित और ब्रिज मैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया, इनका संबंध है कर्नाटक से। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर अभी कौन बन गए? अमित गर्ग बन गए। और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइब एक्स को लॉन्च किया अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। टाइम आउट की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 2026 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। किस देश के ज्येष्ठा वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नेपाल। और 2000 साल पुरानी ब्रह्मलिपि वाली सोने की अंगूठी अभी खोजी गई है थाईलैंड में। और आखिरी प्रश्न था, अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? पटाया, थाईलैंड में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमो ट्रेन ये कहां पर शुरू की गई? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।